हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पब्लिक फाइनेंस की सेकेंड यूनिट। इससे पहले हमने यूनिट 1 अपलोड करी थी चैनल पर। आई होप आपने वो वीडियो वॉच की होगी। नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिट 1 का लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैंने इस वीडियो में लिए हैं और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है यूनिट 2 इश्यूज़ फ्रॉम इंडियन पब्लिक फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मतलब क्या है। एक होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसीज़ जो है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किस में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर हम आम भाषा में बात करें, जब मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्राइजेज़ राइज़ करने लग जाते हैं, महंगाई जिसको आप बोल सकते हो आम भाषा में, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ये पॉलिसीज़ जो है फॉर्मुलेट करते हैं। कौन कौन सी, फिस्कल और मॉनेटरी। तो आज हम इसी को ही डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है कि इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा ट्राई करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एंड एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि ये जो प्राइजेज़ राइज हो रहे हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। तो इसके लिए कुछ मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की। तो मॉनेटरी पॉलिसी से आप क्या समझते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी है जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जितने भी हैं, लाइक हमारे आउटपुट, प्राइजेस एक्सेट्रा, इनको अफेक्ट करता है। कैसे करता है, मनी सप्लाई को चेंज करके। इंडिया में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का, वो मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, फॉर्मुलेट करता है और इसको इम्प्लीमेंट भी करता है। क्यों करता है, क्योंकि प्राइजेस को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं इनको स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है, इनमें स्थिरता लानी बहुत ज़रूरी है और ग्रोथ को भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके लिए कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं। वो क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो है CRR, बैंक रेट और SLR। तो ये मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स इनको हम बोलते हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो बात करते हैं नंबर 1 मेजर की, जो कि है CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए CRR होता क्या है। तो जितने भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनको एक परसेंटेज के फॉर्म में कुछ कैश जो है वो मेंटेन रखना होता है और कितना मेंटेन करना होता है ये आरबीआई के द्वारा डिसाइडेड होता है। आरबीआई फिक्स करता है रेट ऑफ CRR और उस हिसाब से कमर्शियल बैंक्स को उतना कैश अपने मेंटेन रखना पड़ता है। वो हमारा बेसिकली CRR होता है। तो अब इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि CRR क्या है, प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट विच ईच कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन, कि ये वो अमाउंट होती है जो हर कमर्शियल बैंक को मेंटेन करके रखनी होती है कैश की फॉर्म में। और ऑल कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड लेंड इट टू बोरोवर। तो हम जानते हैं कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। हम बैंक जाते हैं, हम डिपॉजिट कराते हैं पैसा और वही पैसे का बैंक क्या करता है, बोरोवर्स जो उधार मांगते हैं लोग, आई मीन लोन लेते हैं या फिर जो है ना, इनको देता है बैंक। तो लैंड इट टू बोरोवर्स एट हायर इंटरेस्ट। हमने तो पैसा बैंक को दिया लेकिन बैंक हमें कम रेट पर इंटरेस्ट देगा, लेकिन बैंक आगे जिसको भी उधार देगा उसको हाई रेट इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब हम बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट विच दे कलेक्ट फ्रॉम बोरोवर्स
तो जितना वो बोरोवर से इंटरेस्ट रेट कलेक्ट करते हैं और जितना वो डिपॉजिटर्स को, यानी कि जैसे हमने जितना पैसा उनको दिया, जितना वो हमें इंटरेस्ट देंगे वो कम देंगे, और जितना वो उधार दे रहे हैं उनसे ज़्यादा लेंगे, तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है वो उनका प्रॉफिट कहलाएगा, है ना। ये तो आपके लिए आम भाषा में हम बात कर सकते हैं इसकी, हमें पता ही है, कॉमन सेंस की बात है। तो नेचुरली ईच बैंक विल ट्राई टू लैंड ऑल द मनी दे कलेक्ट फ्रॉम डिपॉजिटर। हम जानते हैं कि हर बैंक क्या ट्राई करता है कि जितना डिपॉजिट आया वो सभी का सभी क्या कर दो, उधार दे दो, लैंड कर दो, बोरोवर्स को दे दो। हाउएवर बैंक कैन नॉट लैंड ऑल द मनी दे हैव। क्यों? बैंक जो है वो पूरी मनी उधार नहीं दे सकता जितनी वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ना कानून के अंतर्गत ईच बैंक हैज़ टू मेंटेन अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ कैश एज रिजर्व। क्योंकि हर बैंक को कुछ अमाउंट, कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है कैश के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। यही हमारा क्या कहलाता है, CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशो कहलाता है। अब हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो कैश रिजर्व रेशो के बारे में हमें बोला गया है कि इफ़ द CRR इज़ 5% एंड बैंक कलेक्ट 100 फ्रॉम इट्स डिपॉजिटर देन इट हैज़ टू मेंटेन 5 रुपीज़। कि अगर ना CRR 5% RBI ने डिसाइड किया है कि आपको 5% का CRR मेंटेन करना है, तो ना बैंक क्या करेगा, अगर बैंक किसी से 100 रुपये ले रहा है तो 100 रुपये में से 5 रुपये वो अपने पास रखेगा और 95 रुपीज़ वो किसी को उधार दे देगा। ठीक है। तो RBI कैन डिक्रीज वास्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी। तो ये RBI के ऊपर डिपेंड करता है। अगर RBI को मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करना है तो RBI क्या करेगा, RBI जो है CRR का बढ़ा देगा परसेंटेज और मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। मान लो RBI ने CRR बढ़ा के कर दिया 10%, तो अब बैंक सिर्फ 100 में से 90 ही देंगे, 10% अपने पास ही रखेंगे। तो अब हम बात करें तो RBI कैन डिक्रीज वास्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी। तो RBI जो है वो बड़ी अमाउंट लिक्विडिटी की वो डिक्रीज कर सकता है जो भी इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, बाय रेजिंग द, जो कि मैंने अभी आपको बताया, CRR को रेज करके, CRR को बढ़ाकर जो है मनी की सप्लाई को कम किया जा सकता है मार्केट में। तो व्हेन RBI इंक्रीजेज द CRR, अगर RBI ने कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया तो बैंक की जो लेंडिंग पावर है, मतलब वो जितना उधार दे रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तो 95 रुपीज़ दे रहा था, लेकिन जब CRR बढ़ा के 10% हो गया तो बैंक कितना देगा, सिर्फ 90 रुपीज़ दे पाएगा। तो इससे बैंक की लैंडिंग पावर कम हो जाएगी। तो लेस लैंडिंग मीन्स लेस बोरोइंग, और बोरोइंग भी कम हो जाएगी। दिस इन रिटर्न मीन्स लेस मनी इन द इकोनॉमी, फिर इकोनॉमी में कम पैसा आएगा। तो इन जुलाई 2008 द RBI इंक्रीज द CRR फ्रॉम 8.75 to 9% टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कि 2008 में RBI ने CRR को 8.75% से 9% कर दिया था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, हो गया है हमारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट SLR, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये क्या होती है, ये ना कुछ कुछ तो CRR की तरह ही होती है, बट ये CRR नहीं होती। जैसे कि क्या, हम जानते हैं CRR तो कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है, लेकिन जो SLR है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नीड टू बी मेंटेन बाय द कमर्शियल बैंक इंस्टेड ऑफ कैश। यहाँ पर क्या होता है ना कि CRR में तो हम सिर्फ कैश की फॉर्म में रखते थे, लेकिन SLR में हम कैश और जो है सिक्योरिटीज़ या फिर गोल्ड वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों में भी लिक्विड एसेट्स जो हो गई पैसा रख सकते हैं, यानी कि मेंटेन कर सकते हैं इस रेशो को। तो इसके बारे में क्या बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गोल्ड के रूप में भी, एंड अनइंकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ जो हो गई इज़ नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टोटल। तो RBI हैज़ स्टेप्ड अप द लिक्विडिटी रेशो फॉर 2 रीज़न। तो अब इसके बारे में क्या बोला गया है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हायर लिक्विडिटी रेशो फोर्सेस कमर्शियल बैंक टू मेंटेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिसोर्सेज इन लिक्विड फॉर्म। हम जानते हैं कि जितनी ज़्यादा हायर लिक्विडिटी रेशो होगी उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लार्ज प्रोपोर्शन में रिसोर्सेज को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एंड इससे क्या होगा,
लोन देने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि मनी की सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। तो इससे क्या हुआ, एंटी इन्फ्लेशनरी, यानी कि हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। तो एसएलआर का भी रेट जो है गवर्नमेंट बढ़ा कर जो है मनी की सप्लाई को कम कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बोला गया है कि हायर एसएलआर वाज यूज्ड टू डाइवर्ट बैंक फंड टू फाइनेंस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो एसएलआर का यूज़ जो है वो किया गया था ताकि बैंक के फंड्स को जो है कहाँ पे लगाया जाए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में लगाया जाए। तो इट मे मेंशन्ड हेयर दैट स्टेपिंग अप स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सीआरआर हैव द सेम इफेक्ट, दे रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। तो दोनों ही एसएलआर भी और सीआरआर दोनों ही कमर्शियल बैंक की कैपेसिटी को कम कर देते हैं ताकि वो आगे किसी को उधार कम दे पाएँ और जिससे मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। तो दोनों ही स्टेप जो हैं वो एंटी इन्फ्लेशनरी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड मॉनिटरी यानी कि पॉलिसी का हमारा क्वांटिटेटिव मेजर है, वो है बैंक रेट। तो बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट रेट है एट विच सेंट्रल बैंक बोरो फ्रॉम द अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो बैंक रेट वो रेट है जिससे जो हमारा सेंट्रल बैंक है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कमर्शियल बैंक से बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है उस रेट पर। तो दिस रेट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंटरेस्ट रेट चार्ज इन टर्न बाय ऑल कमर्शियल बैंक टू इट्स कस्टमर। तो ये जो रेट होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है इंटरेस्ट रेट से जो कि चार्ज किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा अपने कस्टमर से। तो ऑल दीज अदर इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स जितने भी हो गए, पर्सनल लोन्स, ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन बैंक रेट। तो अब जितना ज़्यादा बैंक रेट बढ़ेगा उस हिसाब से होम लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो जब लोन का रेट हाई हो जाएगा, लोन का इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो लोग लोन की डिमांड कम करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में तो ये रहेगा कि यार इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो लोन लेंगे ही नहीं। जब वो लोन लेंगे ही नहीं तो मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। तो 10 बाय रेजिंग द बैंक रेट, इसीलिए जब बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा तो हमारे जो है जितने भी और इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएंगे। तो आरबीआई मेक बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक्स से उधार भी बहुत ही कॉस्टली लेगा और पीपल आर दस डिस्करेज टू बोरो मोर मनी। तो अब पीपल जो है, लोग जो है वो डिस्करेज हो जाएंगे, वो उधार लेंगे ही नहीं, जिससे कि क्या होगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, यानी कि कैश की कमी आ जाएगी, मनी की कमी आ जाएगी। तो आरबीआई इंक्रीज द बैंक रेट फ्रॉम 8.5 टू 9.5%, 2014 में ऐसा किया था। तो आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल उसी की तरह जो हमने अभी पढ़ा था। तो अब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसी की। ये तो थी मॉनेटरी पॉलिसी और उसके कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं यहाँ पे। तो बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। तो एक बजटरी पॉलिसी है जिसका रिलेशन किसके साथ है, टैक्सेशन के साथ है, टैक्स। टैक्सेशन, पब्लिक बोरोइंग एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर कैन बी अफेक्टेड बाय फिस्कल मेजर्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर में अगर चेंज आता है तो वो फिस्कल मेजर के द्वारा अफेक्टेड होता है। तो प्राइस पॉलिसी डिज़ाइन की जाती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड होता है कि कंट्रोल करना है पब्लिक एक्सपेंडिचर की वॉल्यूम को, यानी कि अमाउंट को, और इन जनरल एंड फिस्कल डेफिशिएट इन पर्टिकुलर। तो अब फिस्कल पॉलिसी का एम क्या है कि प्रेशर को रिड्यूस करना है, जो भी लिमिटेड सप्लाई है कंजम्पशन गुड्स की, और बिसाइड द कंज्यूमर शुड बी रेडी टू बाय एट प्राइसेस रिगार्डिंग रीजनेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। ताकि जो है, जो हमारा लो इनकम ग्रुप है, यानी कि जिन लोगों की इनकम बहुत कम है
उनके लिए जो प्राइजेस हैं वो रीज़नेबल होने चाहिए। अगर ज़्यादा महंगे होंगे तो महंगाई होगी तो वो नहीं ख़रीद पाएंगे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कौन? लो इनकम ग्रुप्स। तो इसीलिए एम यही है कि प्राइजेस को कम करना है, जो ये लो इनकम ग्रुप्स पे प्रेशर बनता है महंगाई का, ये ना बने। इसके लिए फिस्कल पॉलिसी जो है लाई जाती है, फॉर्मुलेट की जाती है और इम्प्लीमेंट की जाती है सरकार के द्वारा। तो अब इन्फ्लेशन को हटाना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, कंट्रोल करना है, इसके लिए फिस्कल मेजर्स लिए जाते हैं, जिसमें वो मेजर्स कौन कौन से होते हैं कि इन्वॉल्व इंक्रीज इन टैक्सेशन एंड डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, की टैक्सेशन में इंक्रीज ला दो एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग में डिक्रीज ला दो। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट इज सपोज टू काउंटर एक्ट एंड इंक्रीज इन प्राइवेट स्पेंडिंग। तो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट जो है वो ये सपोज करके चलती है कि हमको काउंटर एक्ट करना है ये जो प्राइवेट स्पेंडिंग बढ़ रही है इसको, और पब्लिक एक्सपेंडिचर में डेक्लाइन लाना है, ये काफ़ी नहीं है। और गवर्नमेंट को साथ साथ टैक्सेस को भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अफेक्ट ए कट इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाएंगी उससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल्स खर्चा कर रहे हैं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका पैसा टैक्स में जाएगा तो वो खर्चा कम करेंगे। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इन्फ्लेशनरी प्रेशर सम ऑफ द टर्म्स आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो अब टैक्सेस की बात की गई है मेनली यहाँ पे। तो एज वी नो व्हेन मोर टैक्स आर इम्पोज द साइज ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इन्फ्लेशनरी गैप डिमिनिशेस। तो अब यहाँ पे बोला गया है सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जब ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा तो लोगों के पास कम पैसा बचता है। जब लोगों के पास कम पैसा बचता है तो वो कम खर्चा करते हैं, कम खर्चा करते हैं तो मनी की सप्लाई मार्केट में डाउन होती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। तो गिवन दी अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली वीकेंड by the simultaneous curtailment of government expenditure of an increase in taxation। तो टैक्स को बढ़ाकर ये चीज़ की जाती है। तो ये पहला मेजर हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर जो होता है हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, जो विच हैव ग्रोन इनॉर्मसली मस्ट बी कंट्रोल, कि जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सरकार भी बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी इससे मनी की सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में। जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकार को भी अपना पैसा कंट्रोल करना चाहिए, कम करना चाहिए। और गवर्नमेंट मस्ट रिड्यूस इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली ये वही पॉइंट है। तो हम जितने भी मेजर्स पढ़ रहे हैं ना, हम यही पढ़ रहे हैं कि इस चीज़ को रेट बढ़ा दो तो ये कम हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दो तो इन्फ्लेशनरी जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें कम भी करनी चाहिए, है ना। तो जैसा टैक्स अभी हमने पढ़ा वो इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से मनी की सप्लाई कंट्रोल हो रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई है। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है कि आपको गवर्नमेंट को खर्चा कम करना है, गवर्नमेंट को अपने खर्चे को कम करना है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। सब्सिडीज़ की बात करें, हम जानते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में जो है सब्सिडीज़ यूज़ की जाती हैं फूड फर्टिलाइजेशन। इसको रैशनलाइज करना चाहिए। ओनली दो सब्सिडी विच रियली हेल्प द पुअर, यानी कि वो सब्सिडी जो वाकई में ही गरीब लोगों की मदद करती है वही चलानी चाहिए, है ना। और बाकी सारी जो है वो अबॉलिश कर देनी चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देनी चाहिए सब्सिडीज़। तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अवॉइड पॉपुलर मेजर्स एंड प्री इलेक्शन डोल्स टू रिटेन पॉलिटिकल पावर। लेकिन हम जानते हैं जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती हैं ताकि उनको वोट्स मिलें। तो ब्रीफली, देन अ रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेस प्रोड्यूस अ कैश सरप्लस इन द बजट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन दी अनदर क्वेश्चन, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं अब हमें। मॉनेटरी पॉलिसी अभी हमने पढ़ा था, अब मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या क्या हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और कॉरिडोर। उसके बाद बैंक रेट, CRR, SLR हम पढ़ चुके हैं। OMOs यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो काफ़ी इजी से हैं, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, रेपो रेट अगर सिंपल भाषा में बात करें, रेपो रेट क्या होता है कि
द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटी अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो अब इसके बारे में ये बोला गया है कि ये वो इंटरेस्ट रेट होता है एट विच आरबीआई प्रोवाइड, आरबीआई जिसपे बैंक्स को पैसा देता है। देखो, अगर हम बात करें कि जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम जानते हैं किसी से भी अगर हम उधार लेते हैं पैसा तो हमें ब्याज भी देना होता है। तो कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई को ब्याज देना होता है उधार लिए हुए पैसे पर, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। और इसका जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है जब आरबीआई को लेना पड़ता है उधार कमर्शियल बैंक से। जब आरबीआई को लेना पड़ता है कमर्शियल बैंक से, उस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो अब रेपो रेट जनरली हाई इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो कम होता है। यानी कि जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से उधार लेना पड़ता है, जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा उधार लेना होता है, तो अभी इसका जो करंट रेट चल रहा है वो चल रहा है मेरे हिसाब से 4%। हम लेट सपोज कर लेते हैं कि अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से पैसा उधार लेना है तो 4% कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। लेकिन हम अगर बात करें जब आरबीआई को लेना पड़ता है कमर्शियल बैंक से उधार, तो हम लेते आरबीआई जो है जब इंटरेस्ट पे करता है वो रिवर्स रेपो रेट पे करता है। तो रिवर्स रेपो रेट जनरली कम होता है। इस टाइम जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% का है। तो यानी कि जब आरबीआई पैसा उधार देगा तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, जब आरबीआई पैसा खुद उधार ले रहा है तो कम इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। तो लिक्विडिटी LAF कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शन। ओवरनाइट, रातों रात पैसा चाहिए। Progressively, the RBI has increased the proportion of liquidity injected under fine-tuning variable rate repo auction of range of tenors. तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को हम इस स्लाइड से समझेंगे थोड़ा सा। तो व्हाट इज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वही सेम मॉनेटरी पॉलिसी का ही एक टूल है जो आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है मार्केट की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। और जो भी हमारी मनी सप्लाई का टारगेट है कि अगर हमें मनी को सप्लाई को कम करना है या हमें मनी सप्लाई को ज़्यादा करना है, तो वो जो भी आरबीआई का टारगेट है उसको मैनेज करने के लिए LAF एक टूल यूज़ किया जाता है, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इट हेल्प्स बैंक टू एडजस्ट देयर डेली लिक्विडिटी मिसमैचेस। तो LAF जो है वो मदद करता है बैंक की ताकि वो अपने जो डेली लिक्विडिटी मिसमैच हो रहे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए। और LAF जो है वो डेली होता है कंडक्ट ऑन ओवरनाइट बेसिस बोला गया है इसको। तो बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देकर जो है बैंक जो है पैसा उधार ले सकता है आरबीआई से, जिसको हम क्या बोलते हैं? LAF कंसिस्ट ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन। यानी कि जब आरबीआई को ज़रूरत हो तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से ले लेता है पैसा, और जब कमर्शियल बैंक को ज़रूरत हो तो वो आरबीआई से पैसा ले लेता है। तो LAF to meet liquidity shortage बैंक can borrow from RBI through a repo transaction। तो अब लिक्विडिटी शॉर्टेज पड़ रही है, अगर पैसों की कमी पड़ रही है तो उसको पूरा करने के लिए बैंक जो है आरबीआई से उधार लेता है रेपो ट्रांजैक्शन के थ्रू। जैसे कि हमने पढ़ा, रेपो यानी कि रेपो रेट जिसपे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, उस रेट पर। तो रेपो ट्रांजैक्शन में क्या होता है? बैंक मेक शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब बैंक को पैसा चाहिए, बैंक को अपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है लेनी है, तो क्या कर सकते हैं? आरबीआई को गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बेच सकते हैं इन एग्रीमेंट टू बाय बैक द सेम सिक्योरिटी एट रेपो रेट। मतलब वो आरबीआई के साथ ये
एग्रीमेंट करते हैं कि अभी आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले लो और हमको पैसा दे दो, और इस शर्त पे कि हम इस सिक्योरिटीज़ को बाय बैक कर लेंगे, यानी कि दोबारा से आपसे खरीद लेंगे। तो बाकी तो हमने पढ़ लिया है कि रेपो रेट क्या होता है, जिसमें आरबीआई से बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेपो ट्रांजैक्शन क्या होता है। जब बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार लेना होता है तो आरबीआई उनको पैसा देता है उधार, लिक्विडिटी, यानी कि पैसा चला गया बैंक के पास, और बैंक क्या देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई आरबीआई के पास वापस। फिर रिवर्स रेपो की बात करें तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है बैंक को और बैंक से पैसा ले लेता है। तो ये हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पॉइंट था। अब हम बात करेंगे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। एक सेकेंड, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करेंगे तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है अंडर विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो होते हैं हमारे कैन बोरो एडिशनल अमाउंट, वो और ज़्यादा पैसे जो है उधार ले सकते हैं, ओवरनाइट ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं, आरबीआई से ले सकते हैं। और पोर्टफोलियो अप टू अ लिमिट एट अ पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दिस प्रोवाइड अ सेफ्टी वेल्व अगेंस्ट अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक टू बैंकिंग सिस्टम। तो ये भी वही है कुछ इस प्रकार का। और अब हम बात करेंगे कॉरिडोर। तो एमएसएफ रेट जो होता है एंड जो हमारा रिवर्स रेपो रेट होता है, यानी कि एमएसएफ यानी कि रेपो रेट की ही बात की जा रही है यहाँ पे। तो एमएसएफ रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट जो है वो डिटरमाइन करता है कॉरिडोर। एक कॉरिडोर बन गया ना, क्योंकि डेली मूवमेंट हो रही है, जिसको हम कॉल मनी रेट कहते हैं। कॉल मनी वो होती है जब ज़्यादातर ये जो कॉल मनी का, देखिए कॉल मनी एक ना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहली बात ये है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, यानी कि, और जनरली ये जो कॉल मनी होता है ना, ये बैंक्स के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। जब बैंक को एक दिन के लिए, मतलब बैंक का ना डेली का ना मिसमैच हो जाता है जब बैलेंस, तो मिसमैच को बैलेंस करने के लिए बैंक जो है पैसा उधार लेती है, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी रेट। तो एक कॉरिडोर बन जाता है, उसी की बात की गई थी यहाँ पे। बैंक रेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वही रेट होता है जिसमें आरबीआई इज़ रेडी टू बाय और रीडिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। तो बैंक रेट अभी हमने पढ़ा था कि वही होता है हमारा एमएसएफ रेट, जो पढ़ा था ये अभी हमने सारा यही सब है। सीआरआरबी में पढ़ा चुकी हूँ, एसएलआरबी हम पढ़ चुके हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं डायरेक्टली। ओएमओज क्या होते हैं, दीज इंक्लूड बोथ आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब इसमें क्या क्या आता है, आउटराइट परचेज आता है, गवर्नमेंट सेल सिक्योरिटीज़ को सेल करना, फॉर इंजेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी ऐसी ही एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो होते हैं जहाँ पे हम सिक्योरिटीज़ की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, बस। सिक्योरिटी यानी कि आपके शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, इनकी। उसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट है ये भी मॉनेटरी मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है, सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ ए मोर एंड्योरिंग नेचर अराइजिंग फ्रॉम अ लार्ज कैपिटल इनफ्लो इज एब्जॉर्ब थ्रू सेल ऑफ शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी कि जो शॉर्ट डेटेड, यानी कि बेसिकली बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको सेल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक हो गए आपके ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल्स जो है ये आरबीआई इशू करता है, और द कैश सो मोबिलाइज इज हेल्ड इन अ सेपरेट गवर्नमेंट अकाउंट विद द आरबीआई बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसीज़ के टूल। अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़े, अब हम फिस्कल पॉलिसी के टूल्स पढ़ेंगे। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट 1 में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मतलब इसके टूल्स क्या होते हैं। तो देखिए, पॉलिसी रिलेटेड टू पब्लिक रिवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। मतलब पब्लिक रिवेन्यू से रिलेटेड, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड और पब्लिक बोरोइंग से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं
एक साथ कलेक्टिवली उनको क्या बोला जाता है, फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है, जिसके द्वारा गवर्नमेंट इकोनॉमी को मेजर करती है, मैनेज करती है। तो हेंस द टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हो गए, हमारा पब्लिक रिवेन्यू हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक बोरोइंग हो गया। तो हम बात करेंगे रिवेन्यू की। सबसे पहले रिवेन्यू मतलब इनकम, पब्लिक इनकम यानी कि गवर्नमेंट की इनकम। तो पब्लिक रिवेन्यू इज रिसीव्ड अंडर टू हेड्स, दो हेड्स में पब्लिक रिवेन्यू आता है, एक होता है करंट अकाउंट रिसिप्ट एंड एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि एक रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया और एक कैपिटल रिसिप्ट हो गया। रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, सबसे पहली बात, रिवेन्यू रिसिप्ट होता है जो डेली के जो हमारे डे टू डे बेसिस के जो ऑपरेशंस होते हैं सरकार के, उस बेसिस पे जो पैसा मिलता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट का नेचर का होता है। और कैपिटल नेचर का वो होता है कि जब गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट, फिक्स एसेट को बेच रही है या पब्लिक बॉडीज में डिसइन्वेस्टमेंट करके कुछ भी ऐसा कर रही है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट नेचर का होता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, मतलब हम कौन से रिवेन्यू को रिवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे और कौन से रिवेन्यू को हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। तो अब देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में, तो ये क्या है, गवर्नमेंट का आए दिन का ही काम है, तो ये रिवेन्यू नेचर का हो गया। एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, और नॉन टैक्स रिवेन्यू भी होते हैं ना गवर्नमेंट के, जैसे कि क्या हो सकता है कि आपका चालान वालान कटता है, ये पैसा मिलता है, और भी काफ़ी सारे है ना, फीस हो गई, आप गए सरकारी दफ्तर में, वहाँ पे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, वहाँ की आपने फीस पे करी, ये भी क्या डे टू डे रिवेन्यू है गवर्नमेंट का। तो डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड इनकम, हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या आता है, इनकम एंड वेल्थ टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब आता है। तो ये सारे हमारे रिवेन्यू नेचर के होते हैं, जैसे फीस फाइन कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टेज, ये सब। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, डिसइन्वेस्टमेंट रिकवरी ऑफ लोन्स, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट को हम ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की एक पब्लिक अथॉरिटी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने उसको बेच डाला, यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। एक होता है इन्वेस्टमेंट, जब हम पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इसका जस्ट उल्टा, जब हम बेच रहे हैं कोई चीज़ तो इट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है, बेच कर कोई चीज़ जब पैसा आता है गवर्नमेंट का, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। या फिर जो गवर्नमेंट है लोन रिकवर कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया और गवर्नमेंट लोन रिकवर कर रही है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इसी तरीके का होता है, रिवेन्यू और कैपिटल। अब उसी प्रकार से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक गवर्नमेंट ने कोई एसेट परचेज करी है या गवर्नमेंट ने जो है किसी को लोन दिया है, तो ये सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद पब्लिक बोरोइंग और पब्लिक डेट है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रिसिप्ट, जब गवर्नमेंट के खर्चे गवर्नमेंट की इनकम से बढ़ जाते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा होते हैं, गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, तो देन द गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को अपना बीओपी मेंटेन करना होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो अब इस सिचुएशन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इस सिचुएशन में गवर्नमेंट पैसा उधार लेगी पब्लिक से। और वो कैसे ले सकती है, दो प्रकार हैं उधार लेने के, एक होता है इंटरनल डेट, एक होता है एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट क्या होगा कि हमने मार्केट में लोन ले लिया, या हमने 364 दिन वाला ट्रेजरी बिल जारी कर लिया, या फिर गोल्ड बॉन्ड, ये सब हो गया, या फिर सिक्योरिटीज़ इशू टू आरबीआई, हमने आरबीआई को सिक्योरिटीज़ इशू कर दी, तो ये सब, और आरबीआई ने जो है पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, है ना, तो ये सब इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल की बात करें तो बाहर से पैसा लेना, देश के बाहर से पैसा लेना, जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेना, वर्ल्ड बैंक से लेना, और जो भी हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनसे पैसा लेना, ये कहलाता है एक्सटर्नल डेट। सब्सिडी की बात करें तो नाम से आपको क्या याद आ रहा है, एलपीजी की सब्सिडी। तो सब्सिडी की बात करें तो एक्सप्लेन हाउ द बेनिफिट ऑफ अ सब्सिडी इज स्प्लिट बिटवीन बायर एंड सेलर इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो सब्सिडी की बात करेंगे अब। यूनिलेटरल बोला गया है इसको। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है, एक तरफा। यूनि, ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एक तरफा, एक साइडेड, वन साइडेड। तो सब्सिडी क्या है, यूनिलेटरल या फिर ट्रांसफर पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट करती है।
टू दी फर्म्स टू एनकरेज प्रोडक्शन, फर्म को दी जाती है ये सब्सिडी ताकि उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। सब्सिडी का एम क्या होता है कि प्राइजेस को रिड्यूस करना, जो हमें एलपीजी गैस सिलेंडर में पहले मिला करती थी एलपीजी की सब्सिडी, तो इससे क्या होता था, सिलेंडर का प्राइस जो है हमारा कम हो जाता था, बट अब बंद हो चुकी है। तो सब्सिडी का एम क्या होता है, प्राइस को कम करना, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको। तो सब्सिडी लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई सिचुएशन। अब हमें पता है हमें इस चीज़ की सब्सिडी मिल रही है तो हम उसकी डिमांड करेंगे ही, इम्प्रूवमेंट होती है सप्लाई सिचुएशन में और प्राइस फॉल कर जाता है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। मेजर ऑफ सब्सिडी इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व। तो दो जो हमारे सप्लाई कर्व है उसके बीच का जो वर्टिकल डिफरेंस होता है वो सब्सिडी कहलाता है। यहाँ पे बोला गया है कि ओरिजिनली द मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर डी इज इक्वल टू S1, कि जब डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर होगी तब हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी कि इक्वल पॉइंट पे होगा। एंड प्राइस इज P1 एंड क्वांटिटी इज Q1। आफ्टर सब्सिडी द सप्लाई कर्व शिफ्ट फ्रॉम S1 टू S2 डाउनवर्ड राइट साइड। तो सब्सिडी को बोला गया है इक्वल टू ED। तो यहाँ पे सारा वो बताया गया है, आई होप आप ये पढ़ लेंगे। आगे देखिए, इवेल्युएट द रोल ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग इन मोबिलाइजिंग रिसोर्स फ्रॉम इंडियन प्लान्स। डू यू थिंक दैट द डेफिशिएट फाइनेंसिंग हैज़ फ्यूल्ड इन्फ्लेशन इन इंडिया? सबसे पहले डेफिशिएट फाइनेंसिंग क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है कि डेफिशिएट यानी कि कमी, फाइनेंस यानी कि कहीं से पैसा रेज करना, है ना। तो अब पैसे की कमी हो गई है और उस पैसे की कमी को पूरा करना है। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग एक ऐसी बजटरी सिचुएशन होती है जहां पर एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है इनकम से, हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं हमारी इनकम से, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ चुके हैं गवर्नमेंट की इनकम से। तो ये सिचुएशन कहलाती है डेफिशिएट फाइनेंसिंग की, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ डेफिशिएट। तो अब उस बैलेंस ऑफ डेफिशिएट को फाइनेंस करना है, यानी कि अब हमें चाहिए पैसा। तो इट इज़ अ प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर फाइनेंसिंग द एक्सेस एक्सपेंडिचर। ये जो ज़्यादा खर्चा आ गया है, इस खर्चे को हम कहाँ से लाएं, इस खर्चे को हम कहाँ से फाइनेंस करें? विद आउटसाइड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली हमारे पास तो है नहीं, हम दूसरे से ही लेंगे ना। तो एक्सपेंडिचर रिवेन्यू गैप इज फाइनेंस्ड बाय ईदर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। अब हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम RBI को गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप करेंसीज प्रिंट करिए, या फिर बोरोइंग के थ्रू पैसा तो चाहिए, या तो उधार लो, या फिर RBI को बोलो कि वो करेंसीज प्रिंट करे। तो नाउ अ डेज मोस्ट गवर्नमेंट बोथ इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड आर हैविंग डेफिशिएट बजट। अब हम जानते हैं इन दिनों जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग में हो, आर हैविंग डेफिशिएट बजट। सबके डेफिशिएट बजट होते हैं। ये नहीं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है तो उसका डेफिशिएट नहीं आ सकता, उसका भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया में रहते हैं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारा ही आएगा, या कोई अंडर डेवलप्ड है उनका ही आएगा, नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। तो अब डेफिशिएट बजट एंड दीज डेफिशिएट आर ऑफन फाइनेंस थ्रू बोरोइंग। हम जानते हैं कमी आ गई है पैसे की तो उधार लेकर कर देंगे। तो हैंस द फिस्कल डेफिशिएट इज द आइडियल इंडिकेटर ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग को। ओके, तो अब बोला गया है कि डेवलपिंग कंट्री, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका क्या एम होता है कि हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है। हाइयर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, रिक्वायर फाइनेंस। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसा तो देगा नहीं ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर इज शाई ऑफ मेकिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ही पैसा लगाएगी जब ही तो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। अब गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाए, गवर्नमेंट तो खुद ही उधार के पैसों पे चल रही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट और ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट, FDI, इन सबको एनकरेज करती है कि हमारे देश में पैसा लगाएं, एम्प्लॉयमेंट दें। तो देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फाइनेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंस करने पड़ते हैं ताकि इकोनॉमी डेवलप हो। और टैक्सेस आर वन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज।
अब गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स रेट बढ़ा सकती है ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू हो, इनकम हो। तो बीइंग पुअर दिस कंट्री फेल टू मोबिलाइज लार्ज रिसोर्सेज थ्रू टैक्स। हम जानते हैं कंट्री ही पुअर है, यहाँ पे तो टैक्स के दायरे में ही कम लोग आते हैं, तो ये क्या कितना ही टैक्स दे पाएंगे गवर्नमेंट को, तो इसीलिए लार्ज रिसोर्स तो नहीं आ पाएगा पैसों का। तो अब इसलिए टैक्सेशन एक नैरो कवरेज बन चुका है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो वेरी लिटल इज सेव्ड बाय पीपल बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीब व्यक्ति बहुत ही कम पैसा बचा पाता है क्योंकि गरीबी इतनी है। तो इन ऑर्डर टू कलेक्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट रिलाई ऑन प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो अब ना अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को रिलाई करना पड़ेगा पब्लिक अथॉरिटीज़, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो सरकार के एंटरप्राइज है, सरकार की जो कंपनियां हैं लाइक ONGC और ये सारे जो हमारे रेलवेज का जो है, ये सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं। तो अब गवर्नमेंट सोच रही है इनसे थोड़ा प्रॉफिट हो तो हम कुछ पैसा लगाएं, लेकिन हम जानते हैं कि ये एंटरप्राइज तो खुद ही नेगेटिव प्रॉफिट देते हैं, ये तो खुद ही लॉसेस में जा रहे हैं, ये सरकार को क्या देंगे। तभी तो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तभी तो सरकार इन सोर्सेज को बेच रही है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है सरकार को इन एंटरप्राइजेस की वजह से। तो फर्दर देयर इज़ अ लिमिट टू पब्लिक बोरोइंग, और हम जानते हैं पब्लिक भी कितना पैसा उधार दे देगी। तो अब इजी एज वेल एज शॉर्टकट मेथड ऑफ मार्शलिंग, अब कोई शॉर्टकट मेथड आया है जो डेफिशिएट फाइनेंसिंग को पूरा कर देगा। वो क्या है? सिंस द लॉन्चिंग ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ बीन यूटिलाइजिंग सीरियसली दिस मेथड ऑफ फाइनेंसिंग यूज टू obtain एडिशनल रिसोर्सेज फॉर प्लान्स। अब 5-year प्लान लाया गया, एक मार्शल प्लान। इट ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन एनी प्रोग्राम ऑफ अवर प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग इन इंडिया इज सेड टू अक्कर व्हेन द यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करंट डेफिशिएट इज कवर्ड बाय द विड्रॉल ऑफ कैश बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट और एंड बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम द RBI। तो यहाँ पे बोला गया है, देखिए, अगर सरकार को अपना करंट बजट डेफिशिएट को मीट करना है यानी कि उसको कवर करना है, तो सरकार क्या कर सकती है, जो भी सरकार का कैश बैलेंस है उसको निकाल सकती है, RBI से पैसा उधार ले सकती है, और जो है व्हेन द गवर्नमेंट ड्रॉ इट्स कैश बैलेंस, जब गवर्नमेंट अपना कैश बैलेंस निकालती है, दिस बिकम एक्टिव एंड कम इनटू सर्कुलेशन। तो गवर्नमेंट ने अपना खजाना निकाला और वो पूरी मार्केट में सर्कुलेट हो गया। तो अगेन व्हेन द गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द RBI द लेटर गिवन लोन बाय प्रिंटिंग एडिशनल करेंसी, फिर से पैसा उधार लेना पड़ेगा सरकार को RBI से, फिर एडिशनल करेंसी प्रिंट की जाएगी। तो बोथ ही केसेस में, दोनों ही केसेस में नया पैसा आ गया सर्कुलेशन में, यानी कि मार्केट में पैसा, नया पैसा आ गया। तो इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड, ये याद रखना जाना चाहिए, द गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक बाय सेलिंग बॉन्ड इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड एज डेफिशिएट फाइनेंसिंग। कि ये हमें याद रखना है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा उधार लेती है बॉन्ड्स को सेल करके, उसको हमको डेफिशिएट फाइनेंसिंग नहीं माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें बोला गया है कि ये जो हम बोलते हैं ना कि डेफिशिएट फाइनेंस करना है और हमें पब्लिक से पैसा उधार लेना है, तो इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो आप पब्लिक से पैसा उधार ले रहे हो वो कभी भी उसको आपने डेफिशिएट फाइनेंसिंग में कंसीडर नहीं करना। डेफिशिएट फाइनेंसिंग में नॉट नेसेसरीली बी इन्फ्लेशनरी, देयर आर सर्टेन कंडीशन, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें डेफिशिएट फाइनेंसिंग में नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, कि ऐसी भी कंडीशन होती है जिसकी वजह से डेफिशिएट फाइनेंसिंग की वजह से इन्फ्लेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना पैसा सरकार उधार लेगी RBI से न्यू करेंसी यानी कि प्रिंट करा के नए नोट, उससे क्या होगा, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो लेकिन इन्होंने बोला है कि कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें महंगाई नहीं बढ़ती, जैसे कि क्या, विद इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू डेफिशिएट फाइनेंसिंग प्राइस डू राइज बट इन राइज इन प्राइस विल ओनली बी टेम्पररी फॉर अबाउट अ पीरियड। इन्होंने बोला है कि हाँ, मनी की सप्लाई ज़रूर बढ़ती है डेफिशिएट फाइनेंसिंग की वजह से और प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन ये जो है टेम्पररी होते हैं,
एज फ्लो ऑफ गुड्स एंड, क्योंकि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी तो बढ़ता है ना, और जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है तो प्राइस विल बिगिन टू फॉल, फिर प्राइस फिर से कम हो जाने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी मार्केट में किसी भी चीज़ की, उसके प्राइस उतने ज़्यादा डाउन जाएंगे। तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवाइस है डेवलपमेंट प्लान्स को फाइनेंस करने का। क्यों? क्योंकि इसके जरिए पैसा आता है, मार्केट में सर्कुलेट होता है, और जब पैसा आता है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस फिर से कम हो जाते हैं, फिर से कम हो जाते हैं तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है। तो यहाँ पे इसीलिए इस कंडीशन को जाहिर किया गया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम अपना बहुत पढ़ लिया इसको। Discuss the main sources of financing Indian plans in this context. Examine role of deficit financing. तो अभी जो हमने पढ़ा वही है इसमें कि deficit financing का रोल एग्जामिन करना है, और कि किस तरीके से ये इंडियन प्लान्स को फाइनेंस करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है deficit financing। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट आते हैं: डोमेस्टिक बजटरी सोर्सेज, फॉरेन असिस्टेंस एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें मेन सोर्स बताने हैं कि जो भी इंडियन प्लान्स होते हैं उनको फाइनेंस करने के सोर्सेज हमें बताने हैं, और साथ में हमें डेफिशिएट फाइनेंसिंग का और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट के रोल को भी एग्जामिन करना है। नंबर 1 हमें यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग प्लान इन इंडिया, कि 3 सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से आप जो है पैसा ले सकते हो, जो भी हम प्लान कर रहे हैं इंडिया में उनको फाइनेंस करने के लिए। सबसे पहला तो है डोमेस्टिक बजटरी सोर्स। तो डोमेस्टिक बजटरी सोर्स है पहला, और दूसरा है फॉरेन यानी कि विदेशों से पैसा लेना, और तीसरा है हमारा डेफिशिएट फाइनेंसिंग। तो नंबर 1 हम बात करेंगे डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्सेज, जिसमें हमारा टैक्सेशन भी इंक्लूड होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फिर। Data reveal that among the 3 major sources of plan financing, domestic budgetary resource contributed the major proportion। तो अब यहाँ पे बोला गया है ये वाला जो सोर्स है डाटा बजटरी रिसोर्स, जिसमें हमारा टैक्सेशन भी इंक्लूड है, इसको बोला गया है कि ये तीनों सोर्स में सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है, ये वाला सोर्स। तो बोला गया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक बजट रिसोर्स टुवर्ड प्लान फाइनेंस वाज 73%, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इस सोर्स के जरिए होता है। जो भी हम प्लान बनाते हैं 5 ईयर प्लान की, जैसे हमने बात करी, तो फर्स्ट प्लान एंड देन डेक्लाइन टू 56 एंड 59% ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड प्लान। तो सेकेंड एंड थर्ड प्लान में थोड़ा ये डेक्लाइन कर गया, नीचे आ गया, बट सिंस देन द कंट्रीब्यूशन मेंटेन अ स्टडी लेवल ऑफ 74, 82%, 78 ड्यूरिंग द 4th, 5th, 6th एंड 8th प्लान रिस्पेक्टिवली। लेकिन फिर भी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा ही रहा, एंड इसीलिए सेकेंड एंड थर्ड प्लान के अलावा इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 73 से 82% रहा। तो अब अमंग द डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्स टैक्सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिससे कि रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लान एडिशनल टैक्सेशन अलोन कंट्रीब्यूटेड नियरली 12.7%, 22.8% एंड 34% ऑफ पब्लिक सेक्टर प्लान एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे अकेले टैक्स की वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिला, जिसमें गवर्नमेंट ने प्लान्स में लगाया वो पैसा। तो यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। तो सेम एडिशनल टैक्सेशन फर्दर कंट्रीब्यूटेड नियरली 27, 37। तो ये सारा डेटा दिया हुआ है। तो कुल मिला के बात की गई है कि ये जो डोमेस्टिक बजटरी रिसोर्स है, यानी कि अपने ही देश से पैसा कलेक्ट करना और लगाना प्लान्स में, तो टैक्सेशन का इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है। तो अब हम बात करते हैं दूसरा, जो कि है फॉरेन असिस्टेंस। अब पैसा बाहर से लेना है, विदेश से।
तो डेटा फर्दर शो दैट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट आइटम या फिर एक्सटर्नल एजिस्टेंस है हमारी, जिसने एक बहुत ही अच्छा प्रोपोर्शन कंट्रीब्यूट किया है अपनी कंट्री में जितने भी फाइनेंस प्लान है उनमें, एंड डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल असिस्टेंट विच अकाउंटेड फॉर 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान जब आया तो 10% का फॉरेन असिस्टेंस मिला, यानी कि बाहर से पैसा लिया गया, जो बढ़ के आगे 24 और 28% हो गया सेकेंड और थर्ड प्लान में, और फिर डेक्लाइन भी कराई है कुछ 4, 5, 6, 7, 8 प्लान में, तो 8 to 15% रहा इसका पोर्शन भी। उसके बाद बात करें डेफिशिएट फाइनेंसिंग की, तो ये बहुत ही तीसरा इम्पोर्टेंट सोर्स है। एज टैक्सेशन एंड बोरोइंग हैव गोट देयर लिमिट, हम जानते हैं टैक्सेशन की भी अपनी लिमिट है, टैक्स भी आप लिमिट में ही ले सकते हो, बोरोइंग भी आप लिमिट में ही कर सकते हो, तो इनकी कुछ लिमिट्स हैं। लेकिन जो डेफिशिएट फाइनेंसिंग हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, लेकिन इसको भी हम डेफिशिएट फाइनेंसिंग को भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स मानते हैं। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड प्लान 17 to 20% ऑफ टोटल प्लान रिसोर्स रिस्पेक्टिवली केम फ्रॉम डेफिशिएट फाइनेंसिंग से आया। तो अब ड्यूरिंग बोथ द थर्ड एंड फोर्थ प्लान 13% ऑफ टोटल रिसोर्सेज वाज कवर्ड आउट ऑफ डेफिशिएट फाइनेंसिंग, तो डेफिशिएट फाइनेंसिंग से इतना परसेंटेज आया, ये सब हमें गिवन है। और हम जानते हैं कि fully the avails of deficit financing, planners are still maintaining a high rate of deficit financing in the absence of increased tax revenue due to large scale tax evasion. टैक्स इवेजन का क्या मतलब होता है? टैक्स इवेजन का मतलब, इसको अगर आम भाषा में बोले तो टैक्स की चोरी करना, यानी कि फॉल्स क्लेम करना। आपकी इनकम तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आप इनकम कम शो कर रहे हो, या फिर आपकी इनकम तो है लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा यहाँ खर्चा हो गया, राइट। तो फॉल्स क्लेम जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन, जो इलीगल है। तो हम जानते हैं ये एविल्स हैं कुछ जो हमारे नेगेटिव होते हैं, है ना, तो इनके बारे में भी बोला गया है। आगे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन टैक्स सिस्टम के। तो इंडियन टैक्स सिस्टम की बात की गई है, साथ में प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए जो भी इंडियन टैक्स सिस्टम के द्वारा फेस की जाती है। सबसे पहले तो हम फीचर्स की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पर आएंगे। तो अब हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, एक ये वाला क्वेश्चन है और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, फिर हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट। ओके, तो पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को चाहे तो थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं अब इंडियन टैक्स सिस्टम के। तो नंबर 1 फीचर है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पावर। पहला तो ये है कि इंडियन टैक्स सिस्टम का ये फीचर है कि इसमें प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, जैसे कि क्या कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरेटरीज। हम जानते हैं इंडिया में स्टेट्स बनी हुई हैं अलग अलग, यूनियन टेरेटरीज भी हैं, है ना। तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार द एरिया एंड स्फेयर ऑफ टैक्सेशन आर क्लियरली डीमार्केटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो जो टैक्स है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंटर के पास भी टैक्स जाता है, स्टेट के पास भी टैक्स का पैसा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स कम अंडर द परव्यू ऑफ द सेंटर। जो इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें यानी कि जीएसटी, तो सेंटर जो है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सीजीएसटी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एसजीएसटी कलेक्ट करती है। उसके बाद मल्टीपल टैक्सेस हैं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। और इसमें क्या क्या आता है? डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, कैपिटल गेन टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स और हमारा कॉरपोरेट टैक्स, ये सारे डायरेक्ट टैक्स है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रॉड रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। हम जानते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में भी अब रिफॉर्म आया है जिसमें जीएसटी आया है। पहले तो बहुत सारे टैक्स होते थे, वैट होता था, पता नहीं क्या क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, लेकिन अब एक सिंगल फॉर्म कर दी गई है टैक्स की जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। ताकि जो मेन एम है जीएसटी का वो क्या है? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि जो भी डबल टैक्सेशन का जो पंगा पड़ जाता था पहले,
कि एक ही प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स पे करना पड़ता था या ज़्यादा पे करना पड़ता था पहले, लेकिन अब एक सिंगल टैक्स हो गया, आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा। तो वो जीएसटी का मेन एम था। उसके बाद लार्जर शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन दी टोटल टैक्स कलेक्शन इज़ वेरी हाई इन इंडिया। इनडायरेक्ट टैक्स का जो है ना, ये बहुत हाई कलेक्शन है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आपका जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स अकाउंट फॉर मोर देन 75% ऑफ टोटल टैक्स रिवेन्यू। द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट टैक्स का शेयर है वो लो है बजाय कि इनडायरेक्ट के। तो इनडायरेक्ट का कलेक्शन ज़्यादा होता है यानी कि जीएसटी का। उसके बाद लो टैक्स जीडीपी रेशो। तो लो टैक्स जीडीपी रेशो की बात करें तो टैक्स जीडीपी रेशो इन इंडिया फॉल्स इन रेंज ऑफ 8 to 9%, और ये बहुत ही लो है अगर हम बात करें कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, और उनका क्योंकि 30 to 40% है। उसके बाद हायर बर्डन ऑन अर्बन एरिया। हम जानते हैं अर्बन एरिया पर टैक्स का बर्डन ज़्यादा है। अर्बन एरिया में ज़्यादा है रूरल यानी कि गांव के इलाकों से ज़्यादा है, अर्बन में ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रूरल इंडिया की इनकम कम है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर होती है और वो हमारे टैक्सेशन से एग्जाम्प्ट यानी कि उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद प्रोग्रेसिव नेचर की बात करें तो इंडियन टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव इन द सेंस अमीरों से ज़्यादा टैक्स लो और गरीबों से कम लो। तो इट टेक्स इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे एज पर बेस इंक्रीज टैक्स। सो रिचर पीपल में पे मोर टैक्स देन अदर्स। उसके बाद प्रोडक्टिविटी की बात करें तो इंडियन टैक्स सिस्टम हैज़ एग्जिबिटेड गुड डील ऑफ buoyancy करेंटली। टैक्स रिवेन्यू हैज़ बीन शोइंग इंक्रीज ट्रेंड विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो टैक्स जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उस हिसाब से टैक्स रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो प्रोडक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगी, उस हिसाब से टैक्स रिवेन्यू बढ़ेगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे। उसके बाद ये तो थे सारे टैक्स के फीचर। अब हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इंडियन टैक्स सिस्टम में। सबसे पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ एडिक्वेसी। लैक ऑफ एडिक्वेसी का मतलब कि हम जानते हैं डिस्पाइट जनरेटिंग इंक्रीजिंग रिवेन्यू एवरी ईयर, हर साल रिवेन्यू बढ़ ही रहा है, द टैक्स कलेक्शन आर स्टिल इनएडिक्वेट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी। लेकिन फिर भी जो इंडियन इकॉनमी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहा टैक्स कलेक्शन। तो एवरी ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज डेफिशिएट, एंड हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेफिशिएट है वो बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को पब्लिक बोरोइंग करनी पड़ रही है ताकि एक्सपेंडिचर को पूरा किया जा सके। उसके बाद इक्विटी की बात करें तो हम जानते हैं कि हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है हमारा जो इंडियन टैक्सेशन है कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लो, गरीबों से ना या कम या ना के बराबर टैक्स लो। लेकिन उसके बावजूद भी इक्विटी वैसी की वैसी ही है, अमीर आज भी अमीर है और गरीब आज भी गरीब है, यानी कि सिस्टम स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ इक्विटी नहीं ला पाया। और लैक ऑफ इक्विटी इज़ विजिबल इन केस ऑफ एग्जेम्पशन ग्रांटेड टू एग्रीकल्चर इनकम। सिमिलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं गिविंग राइज टू टैक्स हेवन इन सम पॉकेट्स ऑफ द इकॉनमी। तो कुछ के ही जो है इकॉनमी पॉकेट्स में जो है जाता है, यानी कि ज़्यादा लोग टैक्स पे नहीं करते, कहने का ये मतलब है। उसके बाद रिग्रेसिव नेचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स तो हमारा प्रोग्रेसिव है, डायरेक्ट टैक्स हो गया आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो प्रोग्रेसिव है कि रिच से ज़्यादा टैक्स लो, अमीरों से थोड़ा कम लो। लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, वो तो सभी को पे करना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो वो रेग्रेसिव है। तो रेग्रेसिव है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स के कंजम्पशन पे लगाया जाता है। तो पुअर पीपल, मिडिल क्लास का हो चाहे जो भी हो, सबको पे करना पड़ेगा वो वाला टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रेग्रेसिव नेचर का है, अमीर तो दे देगा, गरीब कहाँ से देगा, है ना। उसके बाद अनसर्टेनिटी ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी। अनसर्टेनिटी ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी, अब इसके बारे में क्या बोला गया है? द टैक्सेशन स्कीम इन इंडिया हैव बीन कंसिडरेबली फ्लक्चुएटिंग ओवर द ईयर्स। जो ये टैक्सेशन स्कीम है इंडिया में, ये हर साल फ्लक्चुएट करती है। हमारी जो पॉलिसी है वो हर साल अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है।
तो इसकी वजह से क्या होता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, और दिस इज़ फर्दर डैमेज ड्यू टू चेंज इन गोल्स ऑफ टैक्सेशन। जो भी टैक्सेशन के गोल्स है उसमें भी चेंज आ जाता है। तो ये सब भी इस जो है एक प्रॉब्लम है। उसके बाद इनकम टैक्स का लो कंट्रीब्यूशन है, यानी कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो बहुत ही कम पे करते हैं। डिविडेंड्स पर डबल टैक्सेशन लग जाता है कभी कभार, क्योंकि एक कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है, लेकिन दोबारा से जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति उस अपना आईटीआर भरता है तो उसको फिर उस इनकम पर टैक्स पे करना पड़ता है, तो डबल टैक्सेशन हो गया। टैक्स इवेज़न और अवॉइडेंस क्या होता है, अभी से ऐसे ही सुन लीजिए। इवेज़न का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉड क्लेम्स करना कि मेरी इनकम तो बहुत ज़्यादा थी और मैं जब दिखा रहा हूँ तो मैं कम दिखा रहा हूँ इनकम, या फिर मैं टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं फालतू के खर्चे शो कर रहा हूँ, फॉल्स क्लेम करना। और जो टैक्स अवॉइडेंस होता है उसका मतलब ये होता है कि कानून में कमी निकालना, यानी कि जो कानून बना हुआ है उसमें कुछ लूप होल निकाल कर टैक्स को बचाना। जो टैक्स इवेज़न होता है वो क्या होता है, इलीगल होता है बिल्कुल, लेकिन जो टैक्स अवॉइडेंस है उसकी इंटेंशन तो अच्छी नहीं होती, बट फिर भी वो लीगल के ही दायरे में आएगा। क्योंकि यहाँ तो आप कानून में कमी निकाल रहे हो ना, कि आप तो कानून को ही गलत ठहरा रहे हो कि कानून में तो ये लिखा ही नहीं कि ये इनकम है, तो मैं कैसे इस इनकम पर टैक्स दे दूँ। तो ये क्या हो गया, टैक्स अवॉइडेंस हो गया। तो ये करप्शन बोलते हैं इसको बेसिकली। अब हम बात करेंगे What are the terms and references of 15th Finance Commission? Give the major recommendation of 15th Finance Commission। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आपका, इसीलिए मैंने इसको लिया है, और काफ़ी बड़ा था तो मैं इसको थोड़ा सा कम करके ही समझा रही हूँ। तो व्हाट आर द टर्म्स एंड रेफरेंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन की बात की गई है और इसके मेजर रिकमेंडेशन बताने हैं आपको। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किसके द्वारा बनाई गई है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड ऑन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। सिंस इंडिपेंडेंस से 15 फाइनेंस कमीशन हैव बीन अपॉइंटेड, ये आई कमीशन, एंड 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो अपॉइंट हुई 2017 में। मिस्टर एन के सिंह की चेयरमैनशिप में ये कमीशन आया, which was required to submit specific recommendation for financial year 20 to 21। यानी कि एन के सिंह की ये जो कमेटी आई, एन के सिंह की चेयरमैनशिप में ये कमेटी आई, इनको बोला गया कि आप सबमिट करें, कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दें, ये जो हमारा 2021 का फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए, और जनरल रिकमेंडेशन फॉर द 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 2021 टू 2026 के लिए कुछ जनरल रिकमेंडेशन दें आप। तो अब फर्स्ट रिपोर्ट आई पार्लियामेंट में, कब आई, 2020 फरवरी में आई, एंड सेकंड एंड फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट हुई वो फरवरी 1, 2021 में आई इसकी। तो अब क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई 2021 से 26 के लिए वो हम पढ़ते हैं। पहली, the distribution between the union and state of net proceed of taxes under chapter 1 part 12 of the constitution and the allocation between the state of the respective share of such proceed। तो पहली रिकमेंडेशन आई कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में, उसके बारे में बात की गई कि जो एलोकेशन होता है स्टेट का, उसके बारे में बात की गई, और मतलब स्टेट का शेयर कितना रहेगा या सेंटर का शेयर कितना रहेगा। उसके बाद दूसरी जो रिकमेंडेशन थी वो थी प्रिंसिपल्स विच वुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड होता है जो एक साथ फंड होता है ना, एक होता है जो फंड कंसोलिडेट। तो एंड द सम टू बी पेड बाय टू द स्टेट बाय वे ऑफ ग्रांट इन एड। हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देता है, पैसा देता है ना, ताकि जो है वो अपना खर्चा करें पब्लिक वेलफेयर के लिए।
तो ये इसके बारे में एक रिकमेंडेशन दी। और तीसरी दी कि मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, कि मेजर्स ज़रूरी हैं ताकि जो भी कंसोलिडेटेड फंड है उसको भी किया जाए, एंड द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो अब हम बात करेंगे, ये जो अभी हमने मेंशन जो टर्म्स थी ये पढ़ी, रिकमेंडेशंस की अब हम बात करेंगे। पहला, ये 3 के बारे में ही बेसिकली बात की गई है। तो पहली जो है वो है शेयर ऑफ स्टेट इन सेंट्रल टैक्स। तो जो सेंटर के पास टैक्स आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है, उसमें स्टेट का क्या शेयर है, स्टेट्स का, राज्यों का क्या शेयर है, उनका क्या हिस्सा है। तो द शेयर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल टैक्स फॉर द पीरियड ऑफ 2021 to 2026 इज रेकमेंडेड टू बी 41% इन ऑर्डर टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे रेकमेंड किया गया कि जो सेंट्रल टैक्स आएगा उसका 41% जो है वो स्टेट को दिया जाना ज़रूरी है, ताकि रिसोर्सेज की स्टेबिलिटी बने, मेंटेनेंस बने। और पेंडेमिक था ऑब्वियसली उसके लिए भी, और दिस इज़ लेस देन 42% शेयर रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसमें 42% बताया गया था कि 42% होना चाहिए, लेकिन जो ये 15th फाइनेंस कमीशन आया इसमें 41% का रेकमेंड किया गया है कि स्टेट को सिर्फ 41% दिया जाना चाहिए। अब ये जो 1% का एडजस्टमेंट था वो किसके लिए हुआ, वो हुआ जो नई नई अभी हमारी यूनियन टेरिटरी बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके लिए बना वो, कि यानी कि वो जो 1% हम कम कर रहे हैं वो 1% हम कहाँ लगाएंगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में लगाएंगे। तो अब एस्टिमेट गिवन बाय 15th फाइनेंस कमीशन, कौन कौन से एस्टिमेशंस दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशन द ग्रोस टैक्स रिवेन्यू फॉर 5-year पीरियड आर एक्सपेक्टेड टू बी 135.2 लाख करोड़, कि 5 साल का जो ये ग्रोस रिवेन्यू एस्टिमेट किया गया है, एक्सपेक्ट वो किया गया है 135.2 लाख करोड़ का, कि इतना हम रिवेन्यू जनरेट कर लेंगे आफ्टर डिडक्टिंग सेसेस, सरचार्जेस, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, इन सबको हटाकर। और रिमेनिंग पार्ट एज कॉल्ड डिविजिबल पूल इज एस्टिमेटेड टू बी 103 लाख करोड़। तो हमारे पास जो है 103 लाख करोड़ फिर भी एस्टिमेट रहेगा। उसके बाद स्टेट शेयर एट 41% ऑफ डिविजिबल पूल कम टू 42.2 लाख करोड़। अब हम जानते हैं स्टेट का हिस्सा कितना है, 41% का है, तो उनका पैसा कितना बना इसमें, 42.2 लाख करोड़ का बना। उसके बाद एडिंग टोटल ग्रांट ऑफ 10.33 लाख करोड़ टू द अबव मेंशन्ड शेयर, द एग्रीगेट ट्रांसफर ऑफ टू स्टेट आर एस्टिमेटेड टू रिमेन एट अराउंड 50.9%। तो यहाँ पे बोला गया है 10.33 लाख करोड़ का और भी दिया जाएगा स्टेट को, एडिंग टोटल ग्रांट। और टोटल ट्रांसफ़र की बात की गई है तो कंस्टिट्यूट अबाउट 34% ऑफ एस्टिमेटेड ग्रोस रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ यूनियन, लीविंग एडिक्वेट फिजिकल स्पेस फॉर द यूनियन टू मीट इट्स रिसोर्सेज। तो अब 34% जो है ग्रोस रिवेन्यू रिसिप्ट का वो गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी, स्पेंडिंग करेगी जो भी नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ है उसमें। तो ये था सारा। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है डिवोल्यूशन का, कि ये क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिवोल्यूशन पर्पस के लिए, जिसमें क्या क्या आता है, इनकम डिस्टेंस हो गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स, फिजिकल एफर्ट्स, ये सब आएंगे इसमें। इनकम सारा सबके बारे में डेफिनेशन दी गई है कि इनकम डिस्टेंस की बात की गई है तो द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम। भाई कुछ ऐसी भी स्टेट होती है ना जिनकी हाई इनकम होती है और कुछ ऐसी भी स्टेट होती है जिनकी लो इनकम होती है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो मुंबई एक ऐसी स्टेट है जिसमें हाई इनकम होती है, और वहीं हम बात करें झारखंड की तो वहाँ पे लो इनकम होती है। तो अब इनकम का भी फ़र्क होता है। तो इनकम ऑफ अ स्टेट हैज़ बीन कंप्यूटेड एज एवरेज पर कैपिटा, और स्टेट विद लोअर पर कैपिटा इनकम विल ए हायर शेयर। भाई जिस स्टेट को जिस स्टेट का कम कैपिटा इनकम है उनको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, तो ये भी रेकमेंड किया गया। डेमोग्राफिक की बात करें
टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ कमीशन रिक्वायर्ड इज़ यूज टू यूज़ द पॉपुलेशन डेटा। तो अब इसमें पॉपुलेशन देखी गई, भाई जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा पैसा दो, है ना। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की बात करें, डेंस फॉरेस्ट हैं जिन स्टेट में बहुत ज़्यादा घने घने जंगल हैं, तो उनके लिए भी ध्यान रखा गया। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, यानी कि ये क्राइटेरियन किसके बेस में है कि स्टेट्स को रिवार्ड दिया जाना चाहिए अगर वो हाई टैक्स कलेक्ट कर रही है, मतलब कोई ऐसा राज्य है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। तो ये सब थे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।